नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। ये क्लास हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से संबंधित एक सैंपल क्लास होने वाली है। इस क्लास के माध्यम से आप हिंदी साहित्य की क्लासेस की क्वालिटीज को चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप video.onlyis.in पर जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कराई गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्लासेस को टू द पॉइंट रखने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसकी कहानी पर चर्चा की थी, ठीक है। और चर्चा करते वक्त मैंने आपको बताया था कि मोहन राकेश जी की अधिकतर कहानियों पर, अधिकतर नाटकों पर, या कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं पर आपको अस्तित्ववाद का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज की क्लास हम लोगों की होने वाली है मुख्यतः अस्तित्ववाद पर, कि अस्तित्ववाद का दर्शन आखिर कहता क्या है और अस्तित्ववाद का प्रभाव किस तरह आपको इस नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही गहरी बात होने वाली है और ये जो बातें होने वाली हैं ये आपके वर्तमान जीवन और भविष्य के जीवन के बीच की कड़ी साबित होने वाली है, क्योंकि ये जो बातें हैं कभी ना कभी आपके साथ घटने ही वाली है, चाहे आप कितनी भी बुलंदियों पर हों या चाहे आप कितने भी गर्त में हों। समझ रहे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा कि सबका खुशी से फासला एक कदम है, हर घर में बस एक ही कमरा कम है। जावेद अख्तर जी ने यह लिखा है कि सबका खुशी से फासला एक कदम है, हर घर में बस एक ही कमरा कम है। अच्छा, मैंने ये शेर यहां क्यों लिया है? क्योंकि हम लोग अभी समझेंगे कि सार्त्र ने अस्तित्ववाद में यह कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक चेतना काम करती है जो उसको मनुष्य बनाए रखती है, वो होती है अभाव की चेतना, ठीक है। अर्थात जो मनुष्य का मन है कभी भी पूरा नहीं होता, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं कभी पूरी नहीं होती। हमेशा लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ अभी अधूरा है, कुछ ना कुछ हमारे जिंदगी में अभाव है, और ये अभाव की चेतना प्रत्येक मनुष्य में होती है और यही चेतना मनुष्य को मनुष्य बनाती है। समझ रहे हैं आप? तो कहना क्या चाह रहे हैं जावेद अख्तर जी भी कि सबका खुशी से फासला एक कदम है, हर घर में बस एक ही कमरा कम है। मतलब कोई संतोष नहीं है, ठीक है। आप कितना भी बड़ा घर बना लें, आपको हमेशा लगेगा कि हाँ, एक मंजिल और बन जाए या एक कमरा और बन जाए, ठीक है। तो संतोष नहीं है, अभाव हमेशा आपको लगता रहता है। चाहे आप भौतिक जीवन में प्रवेश करें, चाहे आप आत्मिक जीवन में प्रवेश करें, आपको अपने भीतर से कहीं ना कहीं अभाव लगेगा। या जब आप अपने भौतिक वातावरण को देखेंगे, अपने आसपास के घर को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, अपने समाज को देखेंगे, तो वहां भी आपको अधूरापन और अभाव की जो चेतना है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा गहरी बातें नहीं करेंगे, बहुत सरल शब्दों में बात करना है, क्योंकि हिंदी साहित्य के लिए हमको जानना है ये दर्शन, ठीक है। तो इस दर्शन का जो प्रतिपादन है मुख्यतः शुरू में सोरेन कीर्केगार्ड ने किया, और इस दर्शन को जिसे कहते हैं पॉपुलैरिटी दिलाई वो है जीन पॉल सार्त्र, ठीक है, जीन पॉल सार्त्र। और उसके बाद अल्वेयर कामू, ठीक है। इनको इस दर्शन के लिए बाद में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और सार्त्र ने उस नोबेल पुरस्कार को नकार दिया। समझ रहे हैं? तो बहुत शानदार पर्सनालिटी हैं जीन पॉल सार्त्र, और ये अनीश्वरवादी हैं, ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। अब हम लोग बात करने वाले अस्तित्ववाद पर। तो अस्तित्ववाद मूलतः एक व्यक्तिवादी या मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। समझ रहे हैं? ये दर्शन मानव को सेंटर में रखता है, मानव की समस्याओं पर बात करता है, समझ रहे हैं। और ये कहता है कि जो मानव का अस्तित्व है उसके सार से पहले, मींस एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, अर्थात अस्तित्व सार से पहले, मानव का अस्तित्व मानव के सार से पहले। सार का मतलब यहां सिनॉप्सिस नहीं है, ठीक है, यहां सिनॉप्सिस नहीं है। एसेंस का मतलब है कि मींस, एसेंस का मतलब है मींस, मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहां पे सार्त्र यहां पे आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य का अस्तित्व है उसके एसेंस से पहले। समझ रहे हैं आप? देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए मेरा माइक है, ठीक है। माइक
बनने से पहले, अस्तित्व में आने से पहले इसके बारे में जो भी इसको बनाया होगा वो ये सोच लिया होगा इसका काम क्या है, इसका काम ये है, इसका एसेंस ये है, इसका यूज ये है कि हाँ ये बोलने के काम आएगा, आवाज को आप तक पहुंचाने के काम आएगा। तो इसका जो एसेंस है वो पहले से निर्धारित कर लिया गया है, तो ये वस्तु हो गई, ठीक है। परंतु परंतु मानव का एसेंस, मानव का जो एसेंस है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। उसका जो अस्तित्व है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। मानव पैदा होता है, जीवन की घटनाओं परिस्थितियों के साथ उसका जो व्यक्तित्व है वो बदलता चला जाता है, अपने आप को घटनाओं परिस्थितियों के माध्यम से ढालता चला जाता है। तो मानव के बारे में हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कोई चीज, ठीक है। परंतु वस्तु के बारे में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ उसका ये यूज होने वाला है। तो मानव साधन नहीं है कोई, ठीक है। मानव कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मानव कोई थिंग नहीं है, मानव कोई वस्तु नहीं है। जैसे पालतू पशु है, उसको आप देखिए किस तरह से ट्रीट करते हैं। उसको आप जब इंटरकोर्स करवाना चाहते हैं तब करवाते हैं क्योंकि बच्चे की लालसा है, बछड़े की लालसा है, ठीक है। उसके बाद उसको आप बेच देते हैं। तो ये सब पहले से आपने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। तो पालतू पशु हो गए, वस्तु हो गए, इन सब के बारे में आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं। परंतु मानव के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि मानव एक स्वतंत्र प्राणी है, ठीक है। मानव एक स्वतंत्र सत्ता है और मानव के पास स्वतंत्रता, अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि उसके पास विकल्पों में चयन और अचयन की स्वतंत्रता है। अर्थात मानव में निर्णय करने की स्वतंत्रता है जो वस्तु में नहीं है, जो पालतू पशु में नहीं है। समझ रहे हैं, मानव में निर्णय करने की स्वतंत्रता है, समझ गए आप। उसके बाद सार्थ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो निर्णय है, मनुष्य को निर्णय किसी के दबाव में आकर नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को निर्णय किसी के दबाव में आकर नहीं लेना चाहिए, अपितु उसे अपनी अंतर आत्मा से निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सार्थ का यह मानना था कि जो अंतर आत्मा से जो हम निर्णय लेते हैं वो सबसे शानदार होता है। किसी भय में, किसी लोभ में, किसी लालच में आकर हमें अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बाद में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पैदा करेगा, खराब निकलेगा, ठीक है। और मानव की सबसे बड़ी चेतना ये कह सकते हैं आप कि मनुष्य को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो है, समझ रहे हैं। मतलब मनुष्य का मनुष्यत्व यह है कि होने के एहसास के साथ होना, अर्थात आप लगातार अपने जीवन में डेवलप करते जा रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बनाते चले जा रहे हैं। यह होता है आपका एग्जिस्टेंस होना, यह होता है एक्सिस्टेंस होना, ठीक है। यहां सार्थ ने एक वर्ड यूज किया है एग्जिस्टेंस के स्थान पर, एक्सिस्ट, ठीक है। उसका मतलब है कि होने के एहसास के साथ होना, अर्थात आपको निरंतर उभरते रहने की प्रक्रिया में होना, निरंतर डेवलप होने की प्रक्रिया में होना, यह होता है मनुष्य होना, ठीक है। जैसे आप पानी है ना, पानी अगर उसमें रवानी नहीं होगी, वेग नहीं होगा, वो लगातार बहेगा नहीं तो खराब होता चला जाएगा। वैसे अगर आपका जो जीवन है या आपका जो व्यक्तित्व है उसमें लगातार परिवर्तन नहीं आएगा, विकास नहीं होगा, आप लगातार निरंतर उभरते रहने की प्रक्रिया में नहीं होंगे, तो आपका मनुष्य होना व्यर्थ है, समझ रहे हैं आप। तो सार्थ ये कहना चाह रहे हैं आपको। उसके बाद उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता है मनुष्य के पास क्योंकि वो विकल्पों में चयन कर सकता है, अचयन कर सकता है, और उसे निर्णय कैसा लेना चाहिए, अंतरात्मा से निर्णय लेना चाहिए, ठीक है, पहली बात। उसके बाद उसने ये भी कहा कि आप जीवन में कैसा भी निर्णय ले लें, ठीक है। उसने कहा कि जीवन में आप कैसा भी निर्णय ले लें, परंतु वो निर्णय कहीं ना कहीं अधूरा होता है, ठीक है। वो निर्णय कहीं ना कहीं अधूरा होता है। आप कितना भी शानदार निर्णय ले लें, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कमी है। तो यही है मनुष्य की अभाव की चेतना, कि कितना भी पूर्ति आप अपने जीवन में करते चले जाएं, लेकिन आपको प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक मोड़ पर जीवन के आपको लगेगा कहीं ना कहीं अभी भी मेरे जीवन में अभाव है। यह है अधूरापन मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, यह है अभाव की चेतना, समझ रहे हैं। और व्यक्ति जो मनुष्य है उसका एक खास गुण यह भी है कि मनुष्य अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखना चाहता है। जैसे मल्लिका कहती है ना कि किसी दूसरे को मेरे जीवन पर बोलने का हक नहीं है, ठीक है। तो वैसे हर मनुष्य अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखना चाहता है।
उसे लिखना किस तरह है? स्वतंत्र निर्णय लेकर। निर्णय कैसा होना चाहिए? अंतर आत्मा से लिया हुआ होना चाहिए। अगर आप अंतर आत्मा से निर्णय नहीं लेंगे तो वो निर्णय कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत पैदा करेगा। वैसे आप जीवन में कोई भी निर्णय ले लेते हैं लेकिन वो अधूरा होता है, ठीक है, और यही अधूरा निर्णय आपके जीवन में अधूरापन पैदा करेगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, कुछ लोग आत्म प्रवंचना की स्थिति में आ जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं निर्णय लेने से, ठीक है। मान लीजिए अभी मैंने, मतलब आप ऐसा सोचे कि आप डर गए हैं, आप इसलिए डर गए हैं क्योंकि ये निर्णय मैंने ले लिया। अब मान लो फ्यूचर में गलत हो गया ये निर्णय, कोई डिसीजन आपने लिया और इस डर से कि वो फ्यूचर में गलत हो गया, अब आप कह रहे हैं हम डिसीजन लेबल नहीं करेंगे, हम किसी और को डिसीजन देने का अधिकार दे देंगे। अपने जीवन का निर्णय किसी और के हाथों में सौंपना, यही होता है आत्म प्रवंचना की स्थिति, ठीक है। यही होता है आत्म प्रवंचना की स्थिति, यही होता है मनुष्य का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाना, मनुष्य का वस्तुकरण हो जाना। समझ रहे हैं? ऐसा करने से आपका वस्तुकरण हो जाता है। तो आप में और वस्तु में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता है जब आपके जीवन का निर्णय किसी और के द्वारा लिया जाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कभी कभी आप अपने जीवन में निर्णय जो लेते हैं या कोई कर्म करते हैं वो किसी ना किसी चीज से प्रभावित होकर करते हैं। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है और वो आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, वो आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, लेकिन लेकिन हम गुस्सा हो रहे हैं उससे प्रभावित होकर ना। हमें दरअसल गुस्सा नहीं आ रहा था लेकिन हम उससे प्रभावित होकर गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। तो हम मतलब उस व्यक्ति के अधीन हो गए। वो व्यक्ति मुझसे जैसा कराना चाहा हमने वैसा किया, तो हम हो गए ना वस्तु, हम हो गए ना ऑब्जेक्ट। अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन के साथ जैसा कराना चाहा वैसा मैंने कर दिया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट ही तो हो गया भाई, मैं स्वतंत्र कहां रहा। उसने मुझे गुस्सा दिलाना चाहा, मैं गुस्सा हो गया, ठीक है। उसने मुझे क्रोध दिलाना चाहा, झगड़ा करवाना चाहा, मैं झगड़ा करने लगा। तो कहीं ना कहीं आप देखें, जैसे आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो आप बहुत बन ठन के जाएंगे, तो ये बनने ठनने की जो प्रक्रिया है ये आपके मूल मूल स्वभाव में नहीं थी, मूल स्वभाव में नहीं थी। लेकिन लालसा अंदर से क्या है, आपके अंदर से लालसा क्या है कि कई लोग मुझे देखें, नोटिस करें। तो मूल स्वभाव में तो ये था नहीं, लेकिन जो आसपास की परिस्थितियां हैं, आसपास की परिस्थितियां हैं वो आपसे ऐसा करवा रही हैं, वो आपसे ऐसा करवा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं परिस्थितियों के गुलाम हो रहे हैं, व्यक्ति के गुलाम हो रहे हैं, व्यक्तियों के अधीन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी तो ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में जो अपना निर्णय है स्वयं से लेना चाहिए, ठीक है। आत्म प्रवंचना से बचना चाहिए, किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, लोभ में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए जीवन में, भय में निर्णय नहीं लेना चाहिए जीवन में। हमें अंतरात्मा से अपना निर्णय लेना चाहिए। समझ रहे हैं आप? उसके बाद अगर आप जीवन में आत्म प्रवंचना करते हैं, आप आत्म प्रवंचित हो जाते हैं, या आप जो निर्णय लिए वो अंतरात्मा से नहीं लिए, आप तो किसी लालच में आकर, जैसा कि कालिदास ने, या भय में आकर निर्णय लिया, तो आपके फिर जीवन में विसंगति होना तय है। विसंगति मतलब एब्सर्ड, इसे कहते हैं अब्सर्ड की कंडीशन। विसंगति मतलब जीवन का अतार्किक हो जाना, अर्थात आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा होता नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि आपने जो निर्णय है वो पहले ही किसी दबाव में आकर, किसी लालच में आकर लिया है। तो उस समय तो आपको लगेगा ठीक है, लेकिन आने वाले समय में फिर वो आपके व्यक्तित्व के साथ तालमेल नहीं खाएगा। अच्छा, आप जानते हैं जीवन को जो सबसे बड़ा निर्णय होता है वो जन्म और मृत्यु, वही आपके हाथ में नहीं है। तो कई लोग यही सोचते हैं यार जब जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं विसंगति नहीं हो गई जीवन में, अनास्था नहीं हो जाती जीवन से कि अरे यार जीवन में क्या रखा है, इस लाइफ में क्या रखा है, अनास्था होने लगती है। और एक वक्त के बाद ऐसा जीवन में कंडीशन आते हैं, समझ रहे हैं, निरर्थकता बोध होने लगती है, अरे हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अरे जिंदगी व्यर्थ हो गई है। ये सब जो बोध है एक समय के बाद आपके जीवन में आना शुरू होंगे। जब जीवन की सांझ आती है तो ये जो विसंगति है, अधूरापन है, आत्मनिर्वासन की स्थिति है, निरर्थकता बोध है, ये सब आपके जीवन में एक एक करके आने लगते हैं। आत्मनिर्वासन का क्या मतलब है कि सेल्फ एलिनेशन हो जाना। सेल्फ एलिनेशन, सेल्फ एलिनेशन का क्या मतलब है कि आप अपने आप से अजनबी हो जाते हैं,
ठीक है, आप अपने मूल व्यक्तित्व से ही कट जाते हैं। मतलब समाज में आप इतने ऑब्जेक्टिफाई हो चुके हैं, इतने ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, इतने वस्तुकरण आपका हो चुका है कि आप वो रह ही नहीं जाते जो आप थे। ठीक है, आप खुद से ही नजरें नहीं मिला पाते। आप जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो खुद को ही नहीं पहचान पाते, सोचते हैं अरे यार मैं क्या था, क्या से क्या हो गया। ये है आत्मनिर्वासन की स्थिति, अपने जीवन के प्रति अजनबीपन की स्थिति, अपने व्यक्तित्व से कट जाना, ये होता है आत्मनिर्वासन की स्थिति। समझ रहे हैं आप? तो ये मोटे मोटे कुछ बिंदु हैं जिससे आप अस्तित्ववाद को समझ सकते हैं। अब इन बिंदुओं को आप इस नाटक में सेट करके देखें तो कालिदास पर सेट हो जाता है, मल्लिका पर सेट हो जाता है, जितने भी चरित्र हैं कहीं ना कहीं उन पर सेट हो जाता है। तो दरअसल आप देखें तो मोहन राकेश अस्तित्ववाद का दर्शन अपने नाटक के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, परंतु मोहन राकेश और प्रसाद में अंतर यही हो जाता है कि प्रसाद का जब आप रचना पढ़ेंगे तो जब तक आप उनका आनंदवाद का दर्शन नहीं समझ लेंगे तब तक उनकी रचना समझ में नहीं आने वाली। परंतु मोहन राकेश का स्टाइल कह सकते हैं या उनका लेखन कौशल कह सकते हैं, कितना शानदार लिखते हैं कि अगर आपने देखिए अस्तित्ववाद नहीं पढ़ रखा होगा या अस्तित्ववाद नहीं समझा होगा जीवन में, परंतु आप इस नाटक को पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, ये होती है स्टाइल। इतना घुला मिला दिया है अपने उद्देश्य को, अपने दर्शन को, कि पाठक को जरा सा भी बोझिल महसूस नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? अब जैसे कालिदास पर सेट करके देखिए, अब उसके जीवन में क्या था, अभाव की स्थिति थी। ठीक है, लोग उसे गांव का टुच्चा आदमी समझते थे। उसके सामने अब अचानक से इतना बड़ा पद आ गया, राजकवि का पद। अब वो दुविधा में पड़ गया। ठीक है, और उसने मल्लिका को ये बताया, अरे यार देखो बात तुम्हारी नहीं है, हम तुम्हारे वजह से दुविधा में नहीं है। उसने बताया कि यार देखो मैं वहां जाऊंगा तो अपने मूल व्यक्तित्व से कट जाऊंगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर ये बात लगातार चोट कर रही थी कि देखो यार तुम अभी अभाव में हो। ठीक, वहां जाओगे सुविधा मिलेगी, ठीक है, वहां ढल जाओगे वातावरण में जाकर, खूब सारा पैसा होगा, रुपया होगा, धन होगा, दौलत होगा, ऐश्वर्य होगा, आराम होगा, अच्छी अच्छी वारांगनाएं आपके सामने इधर उधर खेलेंगी। वारांगनाएं मतलब वेश्याएं, उनके साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सुंदर से सुंदर स्त्री आपके लिए उपस्थित कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो अभाव की स्थिति में कालिदास हैं, और इसी अभाव की स्थिति में लालच, इसी अभाव की स्थिति ने लालच पैदा किया कालिदास के भीतर, और कालिदास ने जो ये निर्णय लिया राजकवि बनने का, ये कहीं ना कहीं अंतर आत्मा से नहीं लिया, अपितु अभाव की स्थिति में आकर लिया, लोभ की स्थिति में आकर लिया, लालच की स्थिति में आकर लिया। अब आप ध्यान से देखें तो चूंकि अंतरात्मा से निर्णय नहीं लिया है, तो उसे पूरे जीवन जो उसने राजकवि के रूप में गुजारा या कश्मीर के शासक के तौर पर गुजारा, क्योंकि उसने कश्मीर का शासक भी किसी को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पदभार संभाला। राजकवि का पदभार उसने अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं संभाला, बल्कि अभाव की स्थिति के कारण संभाला। तो आप देखें तो अधूरापन और अभाव की चेतना उसके जीवन भर बनी रही जब वो कश्मीर तक का शासन संभाले हुआ था। समझ रहे हैं आप? उसके बाद अब चूंकि अधूरापन है तो जीवन में विसंगति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद निरर्थकता बोध होने लगता है और आत्मनिर्वासन की स्थिति आ जाती है। कालिदास भी आत्मनिर्वासन की स्थिति में आ जाते हैं, अजनबीपन की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि वो कालिदास नहीं रहे जो कालिदास थे। इनका मूल व्यक्तित्व क्या था? कवि। लेकिन अभाव की चेतना ने या अभाव की स्थिति ने, लालच ने इन्हें राजकवि बनाया। राजकवि से फिर सैनिक, या कह सकते हैं आप प्रधान सैनिक बनाया, ठीक है, शासक बनाया, लेकिन इनका मूल व्यक्तित्व तो कवि वाला था ना। तो आप देखें तो ये अपने व्यक्तित्व से ही कट गए, क्योंकि इनका निर्णय अंतरात्मा से नहीं लिया गया था, बल्कि लालच के वश में आकर या अभाव की स्थिति में आकर इनका निर्णय था। समझ रहे हैं आप? तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूंगा कि ये अस्तित्ववाद का दर्शन आखिर कहना क्या चाहता है, और अस्तित्ववादी दर्शन की छाप किस तरह आपको आषाढ़ के एक दिन पर देखने को मिलती है। आपको तरह तरह हर जगह आपको अस्तित्ववाद का दर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, मल्लिका का जीवन ही देख लीजिए आप। मल्लिका का जीवन देखिए ना, उसने अपना जो जीवन है कालिदास के प्रेम के हवाले कर दिया। अब देखिए किसी और के
हवाले अपने जीवन की भावनाएं कर देना, उसे किस तरह अंत में देखिए उसे वेश्या बनने पर मजबूर होना पड़ा। समझ रहे हैं? अगर वो कालिदास से इस कदर बेइंतहा मोहब्बत या असीम प्रेम नहीं करती तो उसे ये सब दिन हो सकता है ना देखने को मिलते। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं निर्णय हमेशा अपूर्ण होता है, हर निर्णय अपने आप में सही नहीं होता, अपूर्ण होता है, तो वो आने वाले समय में विसंगति पैदा करता है। और वो विसंगति, वो आत्मनिर्वासन, वो व्यक्तित्व से कट जाना मल्लिका के जीवन में भी देखने को मिलता है, कालिदास के जीवन में भी हमें देखने को मिला। समझ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं ना कि विसंगतिपूर्ण जीवन का स्वाभाविक परिणाम है कि मनुष्य का अपने व्यक्तित्व से अलग हो जाना, और यही स्थिति होती है आत्मनिर्वासन की, जो मैं बार बार बता रहा हूं आपको। ठीक है, मतलब आपको किसी और चीज को स्वीकारने के लिए अपने स्वत्व की हत्या करनी पड़ती है, स्वत्व की। ठीक है, सोवरेनिटी की हत्या करनी पड़ती है, स्वत्व की हत्या करनी पड़ती है, सोवरेनिटी की हत्या करनी पड़ती है, और धीरे धीरे आप में मूल व्यक्तित्व से कटते चले जाते हैं और अपने मूल व्यक्तित्व को पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, मुक्तिबोध का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां भी आपको यही समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप यहां देखें तो यहां सभी चरित्र अपने आधे अधूरेपन के शिकार से जूझ रहे हैं। जैसे शहरी व्यक्ति ले लीजिए, ठीक है, चाहे प्रियंगु मंजरी है, वो भी देखिए कहीं ना कहीं आधे अधूरे है, उसका जीवन भी आधे अधूरेपन से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कालिदास को चाहती है, अरे यार ये शासन संभाले, ठीक है, मुझे प्यार करे, लेकिन उसका जो हृदय है वो मल्लिका में खोया रहता है, वो गांव की प्रकृति में खोया रहता है, उसका मूल व्यक्तित्व तो कवि वाला है। तो कहीं ना कहीं प्रियंगु मंजरी भी जूझ रही है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं, आप मल्लिका की माता को देखिए, अंबिका को देखिए, उसके जीवन में भी कहीं आधा अधूरापन आपको देखने को मिलेगा। विलोम को देखिए, ये चाहता कितना है कि मल्लिका उसे प्यार करे, लेकिन उसके जीवन में भी आपको आधा अधूरापन देखने को मिलेगा। तो आप देखें तो इस नाटक के सभी चरित्रों में, और खास तौर से मोहन राकेश जी की जो सभी रचनाओं में, आपको अस्तित्ववाद का छाप स्पष्ट रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि इनकी लेखन की स्टाइल ऐसी थी कि वो बताना नहीं चाहते थे, आप पहचानो हो तो पहचान लो। ठीक है, लेकिन वहीं प्रसाद जी, बिना आनंदवाद का ज्ञान हुए आपको स्कंदगुप्त समझ में ही नहीं आएगा। शुरुआत कर रहे हैं अधिकार सुख कितना मादक और सारी में। अब जब तक आप आनंदवाद, समरसतावाद का पाठ नहीं करेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप इस कथन को समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रसाद जी इस कथन के माध्यम से आखिर कहना क्या चाहते हैं, अधिकार सुख कितना मादक और सारीन है। समझ रहे हैं? लेकिन यहां इस नाटक को, या एक और जिंदगी कहानी को, या और भी आधे अधूरे नाटक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है। आप उसे शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अस्तित्ववाद का दर्शन बिल्कुल घुला मिला दिया है। और ये कुछ बिंदु हैं, इसके आधार पर आप अस्तित्ववाद को डिफाइन कर सकते हैं और अस्तित्ववाद को इस नाटक पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अस्तित्ववाद को बहुत ही गहराई में जाकर समझा, और इतना पर्याप्त होगा।